हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जियोग्राफी, क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सो द नेम ऑफ चैप्टर इज़ लैंड, वाटर, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है, तो ये क्वेश्चंस आप करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो आपको पता है बेटा, हमने वी हैड डिस्कस्ड मैनी थिंग्स रिगार्डिंग सॉइल फॉर्मेशन, कि मिट्टी कैसे बनती है, कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको याद है उसमें हमने किया था टेम्परेचर, रेनफॉल, पेरेंट रॉक, ह्यूमस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देयर आर मैनी थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन में। तो हमें सिर्फ दो बताने हैं, और दो क्या है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। सेकेंड आता है, राइट एनी टू रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। So answer is the reason which are responsible for land degradation. One, use of chemical, pesticide and fertilizers, and second, overgrazing. तो वैसे बहुत सारे reasons हैं, बट हमसे सिर्फ दो ही पूछे, तो हमने वो दो यहाँ पे किए हैं। ओके, तो यूज़ ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र। ये भी क्या है, अगर आप ज़्यादा केमिकल डालेंगे, ज़्यादा पेस्टिसाइड डालेंगे, फर्टिलाइज़र ज़रूरत से ज़्यादा डालेंगे, तो वो लैंड की क्वालिटी को ख़राब करता है। ठीक है, और एक ओवरग्रेजिंग। थर्ड आता है, वाई इज लैंड कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट रिसोर्स। तो ये आपको पता है बेटा, हमने लैंड के बारे में किया था, लैंड इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, और बिना लैंड के कोई काम नहीं चलता। ओके, सो लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। ओके, अब हमें एग्रीकल्चर करना हो, फॉरेस्ट्री करनी हो, माइनिंग करना हो, घर बनाने हो, रोड बनाने हो, इंडस्ट्री सेटअप करनी हो, सब ज़मीन पे ही होती है, सब लैंड पे होती है। दैट इज़ वाई लैंड इज़ कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इसीलिए हम ज़मीन को, लैंड को क्या करते हैं कि इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बनाते हैं। ठीक है, फोर्थ आता है, नेम एनी टू स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल। तो कौन से दो स्टेप हैं जिसमें आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट ने प्लांट्स एंड एनिमल्स की कंजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप उठाए हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ मैनी कंट्रीज हैज़ पास्ड लॉज डिक्लेयरिंग दैट द ट्रेड्स एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर इलीगल। बहुत सारे देशों की जो सरकार हैं, उन्होंने क्या किया है कि जो बहुत सारे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको मारने पे, उनके व्यापार पे पाबंदी है, उसको इलीगल बनाया है। सेकंड, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स अनाउंस किए हैं। किस लिए? ये जो एरियाज़ होते हैं, जो नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ जंगलों को रिजर्व कर देती है, भाई यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ये सिर्फ रिजर्व्ड हैं एनिमल्स के लिए। ठीक है, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। ओके, फिर फिफ्थ आता है, सजेस्ट 3 वे टू कंजर्व वाटर। पानी बचाने के हमें तरीके बताने हैं। फर्स्ट, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड अदर वेजिटेशन। अगर हम पेड़ ज़्यादा लगाएंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, या इस तरह की जो वेजिटेशन है वो ज़्यादा होगी, तो वो भी क्या होती है, वाटर कंजर्वेशन में इम्पोर्टेंट होती है वहाँ पे। सेकेंड है, रिपेयर लीकी टैप्स इमीडिएटली। अगर कहीं पे पानी वैसे बेकार में बहता रहता है, ठीक है, या कई जगह क्या होता है, नल ख़राब होते हैं, घरों में भी नल ख़राब होते हैं, पानी बहता रहता है, तो ख़राब नलों को एकदम जल्दी ठीक कराना चाहिए। कलेक्ट रेन वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड यूज़ इट इन डेली लाइफ। पॉसिबल अगर है तो हमें सबको बारिश का जो पानी है वो इकट्ठा करना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड से, और उसे यूज़ करना चाहिए। जैसे राजस्थान में यूज़ करते हैं लोग उसको, पानी पीने के या और अदर तरीक़ों में इस्तेमाल किया जाता है रेन वाटर को। एंड यूज़ 3 R's, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। ठीक है, तो यानी कि आप क्या करें, पानी को यूज़ यानी कि रिड्यूस, पहले आप जितना कम हो सकें उतना पानी कम यूज़ करें, यानी कि उसका जो यूज़ है उसको कम करें। सेकेंड है रीयूज़, अगर वो पानी दोबारा यूज़ हो सकता है, जैसे आपने क्या किया, सब्जियां धोई हैं
और वो पानी आप अपने गार्डन में डाल सकते हो या पेड़ पौधों में डाल सकते हो, ठीक है। तो वो क्या हो गया, रीयूज़ हो गया। और रिसाइकिल, अगर रिसाइकिल हो सकता है, अगर साफ़ करके दोबारा यूज़ किया जाना पॉसिबल है तो उसे दोबारा यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द वेज टू कंजर्व वाटर। क्लियर। फिर हमारे पास क्या है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो उसमें है टाइम, सॉइल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर। तो अब देखो किस, जब सॉइल फॉर्मेशन होगा, सॉइल मिट्टी के बनने में जो फैक्टर्स हैं, टाइम भी एक फैक्टर है, ऑर्गेनिक मैटर भी एक फैक्टर है, बट जो सॉइल टेक्सचर है वो कोई चीज़ नहीं है। सॉइल टेक्सचर तो मिट्टी का क्या क्वालिटी है वो दिखाता है, तो वो तो बनने के बाद पता लगेगी। तो सॉइल टेक्सचर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ओके। सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लॉप्स। ठीक है, यानी कि जो तीखी ढलानें हैं वहाँ पे सॉइल इरोजन रोकने का कौन सा तरीका सबसे बढ़िया है। तो कहता है फर्स्ट शेल्टर बेल्ट्स, मल्चिंग और टेरेस कल्टीवेशन। तो ढलानों पे सॉइल इरोजन रोकने का जो तरीका बेस्ट है वो कौन सा है, टेरेस कल्टीवेशन, सीढ़ी नुमा खेत बना के। जैसे आसाम में चाय उगाई जाती है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, टेरेस फार्मिंग की जाती है। थर्ड आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है भाई, क्या इनमें से नेचर की कंजर्वेशन के फेवर में नहीं है। फर्स्ट, स्विच ऑफ द बल्ब एंड नॉट इन यूज़। तो ये तो है, अगर बल्ब बेकार में जल रहा है तो उसे बंद कर देना चाहिए, एनर्जी बचेगी। सेकेंड, क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग। पानी का जो नल है उसको यूज़ करने के तुरंत बाद बंद कर दो, ये भी होता है, पानी बेकार नहीं जाएगा। थर्ड, डिस्पोज पॉली पैक्स आफ्टर शॉपिंग। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, डिस्पोज पॉली पैक आफ्टर शॉपिंग। भाई जो शॉपिंग करने के बाद जो पॉली पैक्स हैं उनको हम क्या कर दें, डिस्पोज कर दें, फेंक दें। ठीक है, बट वो क्या है, अगर पॉली पैक्स है, लिफाफा लाए हो, ठीक है, अब लिफाफा आपने फेंक दिया तो वो क्या करेगा, नेचर को ख़राब करेगा। ठीक है, और वैसे भी वो किसी ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं बना हुआ होता। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, डिस्पोज पॉली पैक्स आफ्टर शॉपिंग। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। तो आपके पास लेफ्ट साइड में है लैंड यूज, ह्यूमस, रॉक डैम्स एंड बायोस्फीयर, और राइट साइड में है प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फिर सेकंड है नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर। फिर आता है सी प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। फोर्थ आता है ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन द टॉप सॉइल। एंड ई आता है कॉन्टोर प्लफिंग। तो लैंड यूज़ किससे कनेक्टेड है, प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड से। ठीक है, लैंड यूज़ में हमने क्या पढ़ा था कि अपनी ज़मीनों को कैसे हम प्रोडक्टिव यूज़ करें, बेटर यूज़ करें। ओके, फिर सेकंड है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, डी ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल। मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है उसमें जो फौना एंड फ्लोरा के जो मिक्सिंग है, ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों से, जानवरों के सड़ने गलने से जो पार्ट उसमें ऐड हुआ है उसको कहते हैं ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल। रॉक डैम्स, हम डैम क्यों बनाते हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, जो पत्थरों से हम डैम सा बना देते हैं ताकि पानी जो है स्पीड से बहे तो वो मिट्टी काट के ना लेके जाए। फोर्थ है बायोस्फेयर। अब बायोस्फेयर क्या होता है, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर आपको बताया था क्या होता है, जो ज़मीन और उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हाइड्रोस्फेयर यानी कि पानी और उससे जुड़ी हुई चीज़ें, और एटमोस्फेयर यानी कि हमारा एनवायरनमेंट, एटमोस्फेयर। तो इनके बीच। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो बेटा ये एग्जाम में एज ए क्वेश्चन फॉर्मेट में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको ट्रू एंड फॉल्स भी पता होना चाहिए और इसके बारे में आपको जो डिटेल है वो भी पता होना चाहिए। सो फर्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड एरिया। सो दिस इज़ ट्रू बिकॉज गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो एरिया है
जो नॉर्दर्न एरिया है इंडिया का वो बहुत डेंस पॉपुलेटेड है, ठीक है, बिकॉज रिवर वैली एंड प्लेन्स ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, सो हैंस दे डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है। जो रिवर वैलीज होती हैं, नदियों की घाटियाँ होती हैं या फिर प्लेन एरिया होते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर इजी होता है और टफ़ कंडीशन नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है। सेकेंड है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज़ डिक्लाइनिंग, सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। अब आपको पता है इंडिया में पर पर्सन वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो रही है, ठीक है। किस वजह से? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, increasing urbanization, the rising standards of living and rising demand for food and cash crop are leading to shortage in supply of fresh water, ठीक है। जनसंख्या बढ़ रही है, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन यानी शहर बढ़ रहे हैं, द राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, यानी कि लोग अब कोठियाँ बना रहे हैं, उसमें पार्क हैं, गाड़ियाँ कारें वगैरह हैं, तो बड़ा घर है तो उसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, लोग पार्क बनाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, गाड़ियाँ वगैरह ली हुई हैं वो धोते हैं, तो उनकी वॉशिंग वगैरह में काफ़ी पानी लगता है, तो इस वजह से लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसकी वजह से भी पानी का जो खर्चा है वो बढ़ गया है। एंड राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप, और जो फूड की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फूड का डिमांड बढ़ गया है, तो इसकी वजह से पानी का डिमांड बढ़ा है और जो सप्लाई है वो उतनी नहीं है। दैट्स वाई वी कैन से वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज़ डिक्लाइनिंग। थर्ड है rows of tree planted in the coastal area to check the wind movement is called intercropping। तो ये क्या बोलता है कि कोस्टल एरिया में जो वाइंड का मूवमेंट है उसकी जो पावर है उसको रोकने के लिए जो पेड़ों की लाइनें लगाते हैं उसको इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। सो दिस इज़ फॉल्स बिकॉज rows of trees are planted to check the wind movement and protect soil cover, these are called shelter belt। इनको हम क्या कहते हैं? शेल्टर बेल्ट कहते हैं, ठीक है। जब पेड़ों की ऐसे लंबी लंबी लाइनें लगा देते हैं जिससे कि हवा अगर आए तो पेड़ों की वजह से हवा की जो पावर है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, और वो मिट्टी इतना नहीं उड़ा पाती, तो उनको शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। फोर्थ है ह्यूमन इंटरफेरेंस इन चेंज ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम, ठीक है। सो ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड changes of climate can maintain the ecosystem, सो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि ह्यूमन की वजह से तो लॉस ही लॉस हुआ है, ठीक है। हम तो बस अपने फ़ायदे की चीज़ें देखते हैं, हमें अपना फ़ायदा जंगल काटने में दिख रहा था, हमने काट दिए, अब उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो गए हैं। सो क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड हैंस डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम। तो उसकी वजह से यानी कि ह्यूमन ने जो अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू काम किए हैं तो उससे क्या हुआ है, एनिमल्स का एंड मैनी अदर फॉना एंड फ्लोरा जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं वो काट दिए, जंगल काट दिए, जिससे जानवरों के रहने की जगह ख़त्म हो गई, ठीक है। और पेड़ कटने की वजह से एनवायरनमेंट में भी इम्बैलेंस सिस्टम हुआ है। सो दैट्स वाई वी कैन से सो हैंस डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम, उसकी वजह से जो इकोसिस्टम है वो ख़राब हो गया है। ओके, तो ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री, ठीक है। एंड दिस इज़ लैंड, वाटर, सॉयल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।